नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पन्याल स्टडी कैप्सूल में। आज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा HP अलाइड सर्विसेज जो क्लास 3 नॉन गेस्टेड पोस्ट होती है उसकी जो वैकेंसी है वो निकाली गई है 13 दिसंबर 2018 को। तो आज से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे बताई है 2 जनवरी 2019 12 बजे तक। और इसके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पता होना ज़रूरी है एग्ज़ाम फिल करने से पहले। तो उसके बारे में कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये आती है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कहाँ करें ऑनलाइन। तो ये फॉर्म तो ऑनलाइन भरा जाएगा, आजकल सभी फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको ये फॉर्म ऑनलाइन कहाँ भरना है, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट दी है www.hppsc.hp.government.in। तो यहाँ आप गूगल पे सर्च करके अप्लाई कर सकते हो। वहाँ आपको जो इनकी वेबसाइट खुलेगी तो उसमें आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। तो फर्स्ट थिंग तो ये है। उसके बाद तो सारी नॉर्मल चीज़ें कि जो एलिजिबिलिटी है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वो नॉर्मल चीज़ें हैं जो भी हर एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले होती है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं कही गई है जो इंस्ट्रक्शन दी है। और नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो एग्जामिनेशन में जो आपको एग्ज़ाम भरने से पहले चीज़ें पता होनी चाहिए, वो बातें डिस्कस करते हैं। ये जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है ये आप मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसको PDF को। और अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, तो आप उसको रीड कर सकते हो। टेस्ट कहाँ कहाँ सेंटर इसके हैं: शिमला, मंडी, सुंदरनगर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, सोलन, उन्ना, नाहन, बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर और चंबा में होंगे, ठीक है। और डिपेंड करता है कमीशन के ऊपर वो कहाँ सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपके पास वैकेंसी कौन सी पोस्ट के लिए और कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, जिसमें जो पोस्ट का नेम है वो है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर। जो पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस है, ठीक है। और इसमें जो नंबर पोस्टें हैं वो है 10, और जिसमें जनरल BPL की 1 है, जनरल की 5 है, SC की 1 है और OBC की 3 है। अब बात करते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल जैसे JEE के लिए होती है वैसे ही इनकी पे स्केल होती है 10,300 और ग्रेड पे कितनी है 3600, ठीक है। और इसमें साथ में लिखा गया है कि आपको ये मिलेगी 2 साल के रेगुलर सर्विसेज के बाद। दूसरी पोस्ट है कॉर्पोरेशन की, ठीक है। तो पोस्ट का नेम क्या है, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें 4 पोस्टें हैं। OBC की 1 है, OBC BPL की 2 है, सॉरी 1 ही है, SC BPL की 1 है, ST BPL की 1 है। और यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ जनरल की कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगी 16,600। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्शन कानून, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये भी, जिसमें पोस्टेज 6 है और जनरल की 3 है, और जनरल WFF की 1 है और SC की 2 है, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और इसमें सैलरी रहेगी पर मंथ 11,910 के आसपास, ठीक है। अब उसके बाद है कि अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आप इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे ऑनलाइन विजिट कर सकते हो और वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। जो उन्होंने एलिजिबिलिटी प्रोवाइड की है कि अगर आपने टेस्ट बना, अगर आप सोच रहे हो कि आप एग्जामिनेशन भरें तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो बहुत कॉमन है, नेशनलिटी। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो काफ़ी कॉमन है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरी क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, सेंट्रल या स्टेट से, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इसमें एक नोट लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, वो भी एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते हैं तो वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें एक डिज़ायरेबल जो कंडीशन है वो क्या है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश की कस्टम, मैनर और डायलेक्ट की,
ठीक है, अगर आप हिमाचल प्रदेश में जॉब करना चाहते हो। तो ये डिज़ायरेबल कंडीशन है, असेंशियल नहीं है। असेंशियल क्या है इसमें? ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री, यानी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या दी है इसमें। नेक्स्ट एज 18 से 45 के बीच में सभी को पता होता है, और जो एज है वो आपकी 1 जनवरी 2018 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए, जो एज का क्राइटेरिया दिया है। ठीक है, और 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, 5 साल की रिलैक्सेशन है जो भी रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ नहीं, इसमें कैटेगरी क्लेम बताया है कि जैसे अलग अलग कैटेगरी होती है उनके पास जो भी वो कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं, ओबीसी को क्लेम कर रहा है, ठीक है, कोई वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर क्लेम कर रहा है, कोई बीपीएल का क्लेम कर रहा है, SC ST का क्लेम कर रहा है, तो उसके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए पेरेंटल बेसिस पे। ठीक है, तो ये इसमें कुछ एक कंडीशन बताई है, जो आप कोई भी एग्जाम फिल करते हो तो आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखते कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, जो रिजर्वेशन वगैरह होती है उनका बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पाता है। ये सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जो रहने वाले हैं, जो बोनाफाइड हिमाचली है, उन्हें ही ये बेनिफिट मिल पाते हैं जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। OBC, WFF, BPL, वो जो जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, वो सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के लोगों को बेनिफिट मिलते हैं उनके। ठीक है, जो भी हिमाचल से बाहर के हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें नोट यही दिया है कि आपके पास जो असेंशियल क्वालिफिकेशन जो दी है, जो बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन है, वो आपकी 2 जनवरी 2019 यानी जो लास्ट डेट है सबमिशन की ऑनलाइन फॉर्म की, तो उस डेट तक आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो और उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, जो सर्टिफिकेट होता है, या आपके पास जो भी OMR शीट्स होती है, सॉरी जो मार्कशीट्स होती है, वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए एज ए प्रूफ कि आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी थी 2 जनवरी 2019 से पहले, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी। ठीक है, जनरल कैटेगरी इसमें साथ में लिखा गया है कि इंक्लूडिंग जनरल फिजिकली डिसेबल्ड, दैट इज ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, डीफ एंड डम, hearing impaired, WFF of HP, ex-servicemen of HP relieved from defense services on their own request before completion of normal tenure, जनरल वार्ड ऑफ ex-servicemen of HP। और ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको 400 रुपये फ़ी देनी पड़ेगी अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल SC ST OBC BPL। तो जो SC ST OBC BPL में आते हैं उनको जनरल BPL की बात की गई इसमें, तो उनके लिए 100 रुपये फ़ीस रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं SC of HP ST of HP, तो उनके लिए भी फ़ीस 100 रुपये है। आप जो आपकी जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे रेट कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इसमें काफ़ी सारी दी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उससे आराम से पढ़ सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपके लिए कितनी फ़ीस है आपकी जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, जिनका डिफेंस सर्विसेज उनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, नो फी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मोड ऑफ पेमेंट, अगर आप पेमेंट करें तो कैसे कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन होता है तो ई-पेमेंट थ्रू, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको जब अप्लाई करोगे ऑनलाइन तो आपको सारी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपके लिए टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया है, और रिसेप्शन का नंबर दिया है, और कंप्यूटर सेल का नंबर दिया है। अलग अलग क्वारी का आपको कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वारी है तो उसके लिए अलग अलग से आपको यहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के जो यहाँ पे दिया है उससे रिलेटेड है, तो तब आप ये रिसेप्शन वाला नंबर कर सकते हो, ये कंप्यूटर सेल वाला कोई और क्वारी आपको रिलेटेड है इससे तो आप उसके लिए कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। नेक्स्ट जो इसमें दिया है एडमिशन और रिजेक्शन के बारे में, वो सिंपल दिया है।
इसमें सिंपल यही कहा गया है कि अगर आपका फॉर्म बाई चांस रिजेक्ट होता है तो उसकी लिस्ट है वो जो कमीशन की वेबसाइट है वहाँ पे आ जाएगी, और आपको ये कैंडिडेट पे डिपेंड है कि उसे बार बार चेक करनी पड़ेगी जो वेबसाइट है। ठीक है, तो ये आपको उस टाइम पता लग जाएगा जब भी फॉर्म फिल होते हैं, उसके बाद जो रिजेक्शन लिस्ट आती है तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि आपका फॉर्म फिल हुआ है या नहीं हुआ है। बात करें रिजेक्शन की, तो रिजेक्शन का सिर्फ एक ही रीज़न रहता है, फ़ी। अगर आपकी फ़ीस सबमिट ढंग से नहीं हुई है सबमिट, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है डायरेक्टली। मेन रीज़न यही रहता है रिजेक्शन का। ठीक है, और नेक्स्ट कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जो एग्जामिनेशन होगा वो किस तरह से होगा, यानी सिलेबस बेस कौन कौन से आपके एग्ज़ाम होंगे। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट से अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसमें फ़िलहाल मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ कि कैसे होता है। 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री और मेन। मेन में आपके 3 एग्ज़ाम अलग से होते हैं। पहले प्री के बारे में बात करते हैं। प्री का एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मेन इसमें ये है नेगेटिव मार्किंग, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। इसके मार्क्स लास्ट में नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। और जो जितनी पोस्टें होगी, मान लो 10 पोस्टें हैं, तो 10 पोस्टों के लिए 200 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा मेन के लिए, मेन जिसकी 3 एग्ज़ाम होते हैं। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग हुई 1/4, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो उसके लिए आपके नंबर काटे जाएंगे 0.25। ठीक है, तो उस तरह से आप देख सकते हो। और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है ये एग्ज़ाम, जो प्री का एग्ज़ाम होगा जो स्टार्टिंग में होगा। और उसके बाद मेन की बात करते हैं। प्री में कुछ खास है नहीं यहाँ पे इतना, तो मेन इसके बारे में यही था कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कितना आपको अटैम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेन की, और अलग से मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा इसके बारे में। फिलहाल आपको थोड़ी नॉलेज दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस फॉर प्रीलिम। ठीक है, जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपके लिए सिलेबस क्या होगा। फर्स्ट तो ये है कि 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, जनरल नॉलेज बेस होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 60 क्वेश्चन इसमें आएंगी हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल इकोनॉमी, डेवलपमेंट और हिमाचल प्रदेश के ऊपर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 60 नंबर की, तो उसमें आपका करंट अफेयर आएगा, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का, एवरीडे साइंस, वो भी आपका 60 नंबर का पूछा जाएगा। और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस पे कि किस तरह के क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे, तो आपको उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन किस चीज़ से पूछे जाते हैं और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के भी 80 क्वेश्चन आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री 1857 के आगे, और इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी, जो हर एक एग्जामिनेशन का जो मेन पार्ट रहता है वो इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो ये बात थी प्रीलिम की। नेक्स्ट अगर बात करें मेन की, सिलेबस जो मेन का रहेगा, जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद जो मेन का सिलेबस रहेगा उसमें फर्स्ट पेपर होगा लैंग्वेज बेस, इंग्लिश का कन्वेंशनल पेपर रहेगा लिखने वाला, जिसमें 150 मार्क्स का रहेगा और ड्यूरेशन 3 आवर की रहेगी। ठीक है, और इसमें भी सिलेबस दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए और आराम से पढ़िए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। वैसे भी मैक्सिमम जो लोग इस चीज़ की ऑलरेडी तैयारी करें, जिनको पता कि हर साल एग्जामिनेशन होती है, तो उनको मैक्सिमम नॉलेज होगा इस चीज़ का कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हिंदी, दूसरा जो पेपर रहेगा वो हिंदी कन्वेंशनल रहेगा, उसमें भी आपको लिखने वाला रहेगा, 150 मार्क्स का वो रहेगा, 3 आवर का। ठीक है, तो इसमें भी लिखा है कि फर्स्ट क्या रहेगा, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी। एक इंग्लिश पैसेज दिया होगा जिसकी ट्रांसलेशन हिंदी में करनी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोएट्री इन सेम लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा एक्सप्लेनेशन का है। तीसरा क्या है, कंपोजिशन, जिसमें ऐसे, इडियम्स, करेक्शन, ये चीज़ें पूछी जाएगी 150 मार्क्स की। नेक्स्ट पेपर 3 रहेगा जनरल नॉलेज बेस, 200 मार्क्स का। ठीक है, और ये भी 3 आवर्स का होगा। जो प्री है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जो मेन है उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है मेंस का एग्ज़ाम, क्योंकि इसी के मार्क्स जुड़ते हैं, और प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और इसमें बोला है कि कोई भी कैंडिडेट है तो उसको एग्रीगेट है, जितने भी पेपर होंगे तो उसमें 40% उसके आने चाहिए, तभी वो क्वालिफाई माना जाएगा मेन में, और 35% हर एक एग्जामिनेशन में। तो एग्रीगेट उसकी रहनी चाहिए 40%, और हर एक एग्जामिनेशन में 35% उसको मार्क्स आने चाहिए, तभी वो क्वालिफाइंग नेचर माना जाएगा, मतलब तभी माना जाएगा कि वो क्वालिफाई है टेस्ट में। ठीक है, मेन के एग्ज़ाम में, तभी वो पास माना जाएगा।
नेक्स्ट बात की ये है कि जब आपकी वैल्यूएशन होगी वो किस बेसिस पे होगी, जो 85 मार्क्स है वो तो जुड़ेंगे आपकी जो रिटन टेस्ट है उसी की बेसिस पे जुड़ेगा। मान लो आपकी, और ये परसेंटेज बेस होगा सिंपल, ठीक है। अगर आपकी 50% मार्क्स आते हैं तो आपको सिंपली दे जाएंगे 85 का जो 85 मार्क्स का जो 50% होगा वो आपको मार्क्स डायरेक्टली दिए जाएंगे। अगर आपके मार्क्स 50% आ रहे हैं तो यानी आपकी 85 में से कितने बनेंगे, 42.5 मार्क्स। तो ये इसमें सिंपल बताया है, और जो कैलकुलेट होंगे मेन की बेसिस पे। नेक्स्ट, अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद जो 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन होगी, ये तो सभी को पता होगा जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें एक अलग से क्राइटेरिया रहता है, जिसमें आपकी 2.5 मार्क्स जुड़ते हैं जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है, सॉरी जो बैचलर डिग्री है उसी के बेसिस पे नंबर जुड़ते हैं। डायरेक्टली वो मल्टीप्लाई होता है 0.025 के बेसिस पे। और एक नंबर जुड़ता है बैकवर्ड एरिया और पंचायत का, ठीक है। उसके बाद एक नंबर और जुड़ता है लैंडलेस का। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, ठीक है, तो आपको ये पहले पंचायत पटवारी और उसके बाद जो आपकी तहसील है वहाँ पे जाके साइन कराने पड़ते हैं, जो उनकी अथॉरिटी होती है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके 1 मार्क्स मिलेंगे अगर आपके पास कम लैंड है तो उसका के। नेक्स्ट है नॉन एम्प्लॉयमेंट का। अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सर्विसेज में वर्क नहीं करता तो उस चीज़ का भी आपको 1 नंबर मिलता है। ये बात काफ़ी आगे की है जब इवैल्यूएशन के लिए बुलाया जाता है। और उसके बाद अगर आप डिसेबल हो, ठीक है, फिजिकली डिसेबल हो 40%, तो उसका 1 मार्क्स मिलता है। एनएसएस, एनसीसी अगर आपने कभी कॉलेज टाइम में ज्वाइन किया तो उसका भी 1 मार्क्स मिलता है। अगर आप बीपीएल कैंडिडेट हो तो उसके 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप विडो हो, डाइवोर्स्ड हो तो उसके लिए भी 1 मार्क्स मिलता है। सिंगल डॉटर ऑर्फन के लिए भी 1 मार्क्स मिलता है। और अगर आपने ट्रेनिंग की है एटलीस्ट 6 मंथ की, जो भी पोस्ट है उस अप्लाइड उससे रिलेटेड, तो उसका 1 मार्क मिलता है। और एक्सपीरियंस बेसिस पे 2.5 मार्क्स मिलते हैं, पर ईयर पे 0.5 मार्क्स। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 0.5 मार्क्स, 2 साल का है तो 1 मार्क्स, तो टोटल 5 मार्क्स के 5 साल के लिए 5 ईयर के लिए मिलता है, जिसमें टोटल मार्क्स होते हैं 2.5। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच।